हम सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन गणित का कक्षा 10वीं, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन है x प्लस एक जो बहुपद है। ये बहुपद जो पी एक्स 2x घात 3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है कि नहीं, हमको ये सिद्ध करना है। चलो इनको देखते हैं कि ये गुणनखंड है कि नहीं। तो इसके लिए हमको हल करना है। ये x प्लस 1 के बराबर 0 रख देते हैं। तो x के 1 के बराबर ये 0 रखे तो x बराबर हो जाएगा, इसको उस पार पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। और हमको एक बहुपद दिया है कि ये वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, हमको बताना है। तो हमको बहुपद दिया उसको लिख लेते हैं। x बराबर 2x का घात 3 प्लस x का घात 3 माइनस 2x प्लस 1। इसके जगह हम क्या रखेंगे, इस x को यहाँ रोके हैं तो इसको उस पार पक्षांतर के हैं, मतलब हम x के जगह में -1 रखेंगे। इस बहुपद में जहां पर भी x दिखाई देगा उसके जगह में -1 रखेंगे। तो ये रहा x माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 का घात 3 प्लस यहाँ x है उसके जगह में रखेंगे -1 माइनस 1 का घात 3। सॉरी यहाँ 2 है, ये प्रश्न में हमारा 2 है, यहाँ 2 रख देते हैं -2 और ये x की जगह में -1 रखेंगे प्लस 1। देखते हैं क्या होगा। ये 2 -1 का घात 3 है, उसको 3 बार गुणा करेंगे। 3 बार गुणा करेंगे जैसे -1 -1 -1, तब भी ये होगा -1, इसका उत्तर आएगा। और प्लस ये -1 2 बार गुणा होगा, मतलब -1 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ आएगा +1। और ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा, प्लस 2 एकम 2 और लास्ट में +1। इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, इसके पास प्लस है इसके पास माइनस, तो माइनस प्लस और माइनस गुणा होगा तो यहाँ माइनस में आएगा। और 2 एकम 2 प्लस ये 1 है और ये +2 है और +1, और ये -2 और +2 यहाँ कट जाएगा और हमारे पास बचेगा +1 और +1 मतलब 2 बचेगा। मतलब यहाँ देखो p -1 का मान हमारा 0 के बराबर नहीं आया है। अगर 0 के बराबर आ जाता तो हम बोलते x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, जो कि अभी हमारे पास ये 2 के बराबर नहीं आया है। अतः हम कह सकते हैं कि ये x प्लस 1 जो है ये बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगर यहाँ 0 आता तो हम बोलते कि x प्लस 1 px का गुणनखंड है, और यहाँ 0 के अलावा कुछ भी नंबर आएगा तो हम बोलेंगे कि px जो x प्लस 1 है px का गुणनखंड नहीं है। पेपर का 7वां क्वेश्चन है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना को हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हमको दिया है, उसको हल कर लेते हैं। पहले हल दिया है a अनुपात b, अनुपात की जगह में हम लोग बटा रख देते हैं, ये समानुपात के बदले में बराबर c अनुपात d। इन दोनों अनुपातों के बदले में हम लोग एक नियतांक मान लेते हैं k, इसको मान लेते हैं माना। मतलब ये बोल रहा है कि a बटा b के बदले में k है, a बटा b के बदले में k है, और ये c बटा d के बदले में भी वो k है। इसको एक काम करते हैं, a को यहीं रोकते हैं और b को तिर्या गुणा कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा bk, और ये c को यहीं पर रोकेंगे, ये d को k के पास तिर्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा dk। अब इतने को रख के हमको ये वाला पद है और ये पद है, दोनों को बराबर सिद्ध करना है हमको। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हमको दिया है, उसको लिख लेते हैं a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इक्वल टू, एक काम करते हैं a की जगह में हम माने हैं a के जगह में b के, इसके जगह में रख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हल कर रहे हैं तो
ए के जगह में रख देते हैं बी के, यहाँ ए है तो इसके जगह में रख देते हैं बी के, इसमें स्क्वायर लगा तो इसमें भी लगा देते हैं प्लस, यहाँ प्लस है। सी के जगह में हम माने हैं यहाँ डी के, तो यहाँ डी के, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इसके बटा में बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर है, उसको ऐसे ही रहने दो। अब ये बी के का होल स्क्वायर है, मतलब ये दोनों के लिए स्क्वायर है, मतलब बी का भी स्क्वायर है और के का भी स्क्वायर है, प्लस ये डी का भी स्क्वायर है और के का भी स्क्वायर है, बटा बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। ऊपर में के का स्क्वायर और के का स्क्वायर कॉमन है दोनों पदों में, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर अंदर में बचेगा, बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर पूरे का बटा, नीचे में ऑलरेडी बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर है, तो ये रहा बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ऊपर में भी है बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, नीचे में बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर है, दोनों आपस में कट जाएगा ये, तो बचेगा इसमें के का स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल किए तो के का स्क्वायर आया है, चलो राइट हैंड साइड को भी हल करते हैं। राइट हैंड साइड में दिया है ए सी बटा बी डी, मतलब हमारे पास ए का मान ऑलरेडी है, ये ए का जगह में रखेंगे हम लोग बी के इंटू ये सी के जगह में भी रखेंगे, क्योंकि सी के जगह में रखेंगे डी के, चलो रख देते हैं डी के पूरे का बटा, नीचे में ऑलरेडी बी डी है, इंटू के रूप में बी और डी, ऊपर में और नीचे में जो भी कटेगा उसको काटेंगे, जैसे कि हमारा कट रहा है बी और ये नीचे में बी है, और डी भी नीचे में है, वो दोनों आपस में कट जाएगा, बी और बी, ये डी और डी, मतलब ऊपर में बचा है के और के, दोनों आपस में गुणा होगा तो के का स्क्वायर, समीकरण दूसरा। लेफ्ट हैंड साइड को हल किए तो समीकरण 1 मिला, और राइट हैंड साइड को हल किए, राइट हैंड साइड को, तो हमको क्या मिला है के का स्क्वायर, मतलब हम लोग समीकरण 1 और 2 से ये सिद्ध कर सकते हैं कि समीकरण 1 का भी उत्तर वही आया है, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड, अतः हम कह सकते हैं अतः ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और बराबर ए सी बटा बी डी आपस में बराबर है, और यही हमको सिद्ध करने के लिए बोला था, सिद्ध हुआ। ये हमारा सेट 1 का प्रश्न क्रमांक 11 है मॉडल पेपर का, जिसमें हमको बोला गया है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि हमको दिया है 44 सेंटीमीटर, आधार की परिधि हमको दिया है 44 सेंटीमीटर, और बेलन जो रहेगा उसका ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बोला है हमको। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर एच, मतलब हमको एच तो दिया है 10 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7 होता है, मतलब पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा त्रिज्या क्या है, वो मतलब बेलन के आधार में जो परिधि है उसका त्रिज्या क्या है वो ज्ञात करना पड़ेगा। वो कहां से ज्ञात होगा, हमको वो बताया है आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है बोला है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, उससे निकाल लेते हैं त्रिज्या, दिया है आधार की परिधि, हमको परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ये पाई का मान रख देते हैं, ये 2 है गुणा, पाई का मान होता है 22/7 और ये आर बराबर 44 सेंटीमीटर। ये 2 और ये 22 आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हो जाएगा 22 दूनी 44/7 और ये आर इक्वल टू हो जाएगा 44, इधर 44 है और ये 44 आपस में इसको काट देते हैं, तो ऊपर बचा है आर और ये इसके नीचे में बचा है 7 और उधर बचा एक बार में कट गया है तो यहाँ 1 बचेगा। आर का मान इसको यही रोकेंगे, ये 7 को तिरिया गुणा कर देते हैं, आर बराबर हो जाएगा 7 एकम 7,
मतलब हमारा वो आधार का जो परिधि है उसका त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। अब हम बेलन के आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन का सूत्र होता है आयतन बराबर होगा पाई आर का स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर एच। पाई का मान हमको पता है 22/7 पूरा। आर का मान हम अभी निकाले हैं 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर पूरा। एच हमारे पास दिया है, वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। एच हमको दिया है लिख देते हैं यहाँ एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये कटेगा, ये 7 नीचे में एक बार है और ऊपर में 2 बार है, एक तो 7 गया, यहाँ बचेगा 22 गुड़ा एक 7 तो कट गया, एक और बचा है गुड़ा ये 10, 7 हम ये हो जाएगा 70 और ये 70 और ये 22 को आपस में गुड़ा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 15 और ये 1 0 बचा हुआ है, मतलब 1540 वर्ग घन सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आयतन ज्ञात करेंगे तो उसका इकाई रहेगा घन सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। जो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बोला था तो वो होगा 1540 घन सेंटीमीटर। करते हैं हम लोग मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं, हमारा सेट 1 है जिसमें प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। बैंकिंग वाला प्रश्न है जिसमें आवर्ती जमा खाता वाला हमारा टॉपिक रहेगा। उसमें दिया है रवि पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितना धन राशि प्राप्त होगा। ये आवर्ती वाला प्रश्न है, उनके लिए हल करेंगे। तो चलो हल करते हैं। हमको दिया है P बराबर 200 रुपये, 200 रुपये प्रति माह वो जमा कर रहा है और 5 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। समय है n इक्वल टू 5 वर्ष और हमको इस 5 वर्ष को महीने में बदलना है। तो 5 वर्ष में हमारा होगा, 5 वर्ष में महीने बदलेंगे तो हर वर्ष में 12 माह होता है, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 माह। और ब्याज की दर जो है वो 6% वार्षिक हो बोला है, आर हमको बोला है 6% वार्षिक, ये वार्षिक बोला है। तो बोल रही है 5 वर्ष पश्चात कितने धनराशि प्राप्त होगी, मतलब रवि को 5 वर्ष पश्चात कितने धनराशि प्राप्त होगी ये हमको निकालना है। इसके लिए ब्याज कितना बनेगा वो पहले निकाल लेते हैं। तो ब्याज का सूत्र होता है, ये 200 रुपये 5 साल तक जमा करेगा उसका ब्याज पहले निकाल लेते हैं। तो ये होगा P गुड़ा R बटा 100 इंटू 1/12 पुस्तक n प्लस 1 पूरे का बटा 2 पुस्तक बंद। ये आवर्ती जमा खाता के लिए हमारा ये सूत्र है ब्याज के लिए। इसमें P का मान हमारे पास है 200 रुपये गुड़ा R 6 बटा 100 इंटू 1/12, ये कोष्टक n माह है, माह में रखेंगे इसको n को, 60 माह है और n प्लस 1 मतलब हो जाएगा 60 प्लस 1 बटा 2 कोष्टक बंद। अब ये हम लोग सूत्र में जितना भी हमारे पास मान था उनको रख दिए हैं। जो कटेगा उसको काट देते हैं। ये 100 2 बार में कटेगा तो 200, 100 दूनी 200 और ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये भी आपस में कट जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 का 30 बार पहाड़ पढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अब ज्यादा इसको काट के नहीं रखेंगे, कुछ कुछ बचा हुआ इसको इधर अभी रख लेते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारा गंद दिखाई देगा। तो ये ब्याज निकल रहा है, यहाँ बचा हुआ है 2, ये 1 बचा हुआ है इधर 30 पूरा 30 और यहाँ 60 और 1 61 पूरा 61, नीचे में बचा है पूरा, ये तो कट गया है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, नीचे में बचा टोटल 2 बचा है।
इनमें से और कुछ कुछ कटेगा उसको काट देते हैं, जैसे ये 2 एकम 2 और ये 2 15 30 होगा, मतलब 15 बार में ये कट जाएगा। तो ऊपर में बचा है ये 2 गुणा 15 गुणा 61, 15 दूनी हो जाएगा ये 30 गुणा 61, और ये 61 को 3 बार गुणा करेंगे, 30 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा देखेंगे, 1830 रुपए हो जाएगा ब्याज। मतलब जो पैसा जमा किया था 200 रुपए 5 साल तक हर महीने, वो 1830 रुपए उनका ब्याज बना है। अब बैंक उसको देगा कितना पैसा, बोल रहे 5 वर्ष पश्चात देय राशि, बैंक द्वारा 5 वर्ष पश्चात उसको कितना राशि देगा, जैसे कि वो तो P गुणा N, मूलधन कितने समय तक जमा किया है उसको देगा ही, उसके साथ साथ वो उसका ब्याज भी देगा जो 1830 रुपये बना है। तो P 200 रुपये है, N 60 महीने तक जमा किया, और इसका ब्याज जो बना है ये अभी 1830 रुपये बना है। इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12,000 रुपये हो जाएगा ये। अब प्लस उसमें जोड़ेंगे हम लोग 1830 रुपये को, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये 13,830 रुपया, दोनों को 12,000 और 8,030 रुपये को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13,830 रुपये। उसको 5 वर्ष के पश्चात बैंक उसको पैसा देगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है।